ज्योग्राफी क्लास 2 मेंस 2025 का क्रैश कोर्स 2020 का क्वेश्चन है। हिमालयन ग्लेशियर्स के पिघलने से क्या क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया के वाटर रिसोर्सेज पे। अगर बिना किसी पाथ के रैंडमली सोचोगे तो पॉइंट्स दिमाग में नहीं आएंगे। यहाँ पे आप ये सोचो, इंडिया है और यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। अगर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो कुछ इम्पैक्ट होगा, तो अभी उनका क्या यूज होता है, क्रोनोलॉजिकली सोचो। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली कैसे? ये ग्लेशियर्स हैं। ये कैसे लग रहा है आपको? बहुत बड़ा फ्रिज लग रहा है। तो एक फ्रिज है जिसमें जिसमें फ्रिज में बहुत सारी बर्फ है। और ये बर्फ कब बनती है? जब मॉनसून में पानी यहाँ पे आता है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मॉनसून से आया हुआ पानी यहाँ पे स्टोर हो जाता है और पूरे साल धीरे 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 पिघलता रहता है और नदियाँ बनती रहती हैं। राइट। इसके बाद वो नदी से पानी डैम्स में आता है, डैम से हमारे घर में आता है, खेतों में जाता है। ठीक है ना? तो वो क्रोनोलॉजिकली अगर आप सोचोगे चीज़ों को तो पॉइंट अपने आप आ जाएंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्रोनोलॉजिकली सोचो, सबसे पहले ग्लेशियर पिघलेगा, बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा? डिजास्टर्स होंगे, जैसे ग्लोफ। ठीक है, यहाँ पे मोरेन्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे बाउंड्री बन जाती है नेचुरल। जब ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेगा, यहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाएगा, जब ज़्यादा पानी होगा, पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो फिर यहाँ पे नेचुरली डैम्ड मोरेन्स टूट जाएंगे और बाढ़ आ जाएगी, जैसे कि 2013 में केदारनाथ में हुआ था। उसके बाद ये तो ग्लेशियर के बिल्कुल पास में है। इसके बाद ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी, नदी का पानी कहाँ पे जाता है? हमारे डैम्स में जाता है। ठीक है, तो डैम्स में जाता है। अब डैम्स में पानी कंसिस्टेंटली आता रहता है। ये पूरे साल ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते हैं और धीरे धीरे पानी आता रहता है। जब इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगी, हमारी पेरेनियल रिवर्स सीजनल हो जाएंगी। यानी कि अगर ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, ग्लेशियर्स यहाँ पे इतनी बर्फ नहीं रहेगी, तो जितना मानसून में पानी आया था वो सारा का सारा फटाफट बह जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो नहीं पाएगा। तो अगर फटाफट बह जाएगा तो मानसून के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा। जब मानसून के टाइम में इस डैम में, छोटे से डैम में बहुत सारा पानी एक साथ आ जाएगा, तो क्या होगा? अगर डैम का गेट बंद रखोगे तो डैम टूट जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। और अगर गेट खोलोगे तो नीचे वाले डैम में बहुत ज़्यादा पानी जाएगा, नीचे अल्टीमेटली रिवर में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ जाएंगे। तो यानी कि मानसून के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होगी। राइट। एंड जब मानसून नहीं होगा तब सूखा पड़ जाएगा। तो यानी कि जो हमारी पेरेनियल रिवर्स हैं वो सीजनल रिवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब डैम बनाए आपने, डैम के बाद पानी कहाँ पे जाता है? मेनली दो जगहों में जाता है। एक जाता है खेतों में और दूसरा जाता है हमारी सिटीज के अंदर। राइट। तो जब नॉन मॉनसून सीजन्स में डैम में पानी कम होगा, तो नॉन मॉनसून सीजन में खेतों में पानी कम आएगा, हमारे शहरों में पानी कम आएगा, दोनों जगह पानी की किल्लत होगी। ये अगला पॉइंट हो गया। कितने सारे पॉइंट हैं, पॉइंट्स अपने आप बन रहे हैं ना? ठीक। अब खुद सोचो कि अगर कैनल से जो पानी आता है, कैनल से जो हमारी दिल्ली में पानी आ रहा है और कहीं पे खेतों में जा रहा है, अगर वो पानी कम हो रहा है तो क्या करोगे? ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करोगे। जब ग्राउंड वाटर से सभी लोग ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल और नीचे गिर जाएगा। क्या वो स्पीड से रिचार्ज हो पाएगा? रिचार्ज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर को भी तो नदी ही रिचार्ज करती है। अब अगर ड्राई सीजन में नदी में कम पानी है तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब हमने यहाँ पे कहा कि कभी बाढ़ आएगी, कभी सूखा पड़ेगा। आप खुद सोचो, अगर आपके घर के आसपास बाढ़ आ रही है, बार बार सूखा पड़ रहा है, तो क्या करोगे? माइग्रेट करोगे ना आप। तो लोग और ज़्यादा गाँव से शहरों की तरफ आएंगे और शहरों में पहले से ही पानी की किल्लत है। तो ये डिजास्टर फोर्स्ड माइग्रेशन और ज़्यादा बढ़ेंगे। इकोलॉजी को फ़र्क पड़ेगा। पानी सिर्फ इंसानों को थोड़ी ना चाहिए, जंगल को, उसमें जानवरों को, सबको पानी चाहिए ना। और जब पानी की किल्लत होगी तो विवाद भी होगा कि हमारे स्टेट को ज़्यादा पानी चाहिए, ये नदी तो हमारी स्टेट से जाती है, आगे वाले स्टेट को कम पानी मिलेगा, हमारा पहला हक है, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी फिर। करेक्ट। तो बस इन्हीं चीज़ों को आपने पॉइंट बना के लिखना है। हिमालयन ग्लेशियर्स के पिघलने से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, हिमालयाज़ को वाटर टॉवर ऑफ एशिया कहते हैं क्योंकि करीब 200 करोड़ लोगों को ये पानी प्रोवाइड करते हैं। इनको थर्ड पोल भी कहते हैं क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद में ये तीसरा सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रोज़न फ्रेश वाटर है। राइट। तो हिमालयन ग्लेशियर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात, आप सोचो, अगर ग्लेशियर है यानी कि बर्फ़ जमी हुई है, तो सफ़ेद रंग की है, वाइट रंग की बर्फ़ है, यानी कि उसका एल्बिडो बहुत ज़्यादा है, जो भी सनलाइट आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है ना? परमाफ्रॉस्ट के अंदर बहुत सारा सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रखी है। राइट। तो जब वो पिघलेगी तो क्या होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी परमाफ्रॉस्ट में से। करेक्ट। तो क्लाइमेट रेगुलेशन में दिक्कत होगी, क्लाइमेट फीडबैक होगा और ग्लोबल टेम्परेचर और स्पीड से बढ़ेगा। ग्लेशियर से पानी निकलता है,
तो गैंगेस, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र और जितनी भी हिमालयन रिवर्स हैं सबको पानी हिमालयन ग्लेशियर्स देते हैं। फूड सिक्योरिटी में फर्क पड़ेगा, हाइड्रो पावर, ठीक है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज, लोग कुछ लोग मानते नहीं है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उनको प्रूफ दिखाना पड़ता है कि देखो आज से 20 साल पहले ये ग्लेशियर इतना लंबा हुआ करता था, यहाँ पे नदी ऑरिजिनेट होती थी, लेकिन अब ग्लेशियर सिर्फ यहीं तक बनता है, यहीं से नदी ऑरिजिनेट हो जाती है। तो जब सैटेलाइट फोटोज दिखाई जाती हैं तब लोग मानते हैं कि हाँ सच में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो यानी कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से आप साफ साफ देख सकते हो कि हाँ क्लाइमेट चेंज एक रियल चीज़ है, ये कोई फर्जी प्रोपागेंडा नहीं है। कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जैसे गंगोत्री से गंगा आती है, यमुनोत्री से यमुना आती है, और गंगोत्री यमुनोत्री ऐसी जगहों का बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, ये तो गई इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स। ऑब्वियसली आपको ये पॉइंट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन शायद रिपीट ना हो, लेकिन आंसर्स रिपीट होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो थोड़ा डेटा दे सकते हो आप कि 15 से 20 मीटर पर ईयर की स्पीड से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, यानी कि पहले जो है ग्लेशियर यहाँ तक होते थे, लेकिन अगले साल देखा ग्लेशियर यहीं से नदी चालू हो गई, कुछ साल बाद देखा नदी यहीं से चालू हो गई, यानी कि 15 से 20 मीटर कम हो रही है ग्लेशियर्स की लेंथ ऑन एन एवरेज। अब बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं हिमालयाज में, तो किसी ग्लेशियर की ज्यादा स्पीड से कम हो रही है लेंथ, किसी की कम स्पीड से। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स विल हैव फार रीचिंग इम्पैक्ट, जैसा भी मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था। ठीक है, और की कंसेप्ट यही है कि ग्लेशियर का सिंपल सा मतलब ये एक बहुत बड़े रेफ्रिजरेटर की तरह से है, जिसमें पानी आप एक बार रिफिल करते हो और पूरे साल धीरे 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 पानी आता रहता है। जब ये धीरे धीरे वाला सिस्टम कम हो जाएगा और सारा मैक्सिमम मानसून का पानी एक बार में ही बाहर आ जाएगा, ग्लेशियर में स्टोर नहीं हो पाएगा, आपका फ्रिज खराब हो जाएगा, तो उसके बहुत ज्यादा कैस्केडिंग इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, वही चीज जो मैंने पहले बताई थी वो यहाँ पे लिखी हुई है। एग्जाम्पल दे दो, जैसे 2023 में सिक्किम में साउथ लोना ग्लेशियर लेक फट गया था, ग्लॉफ हुआ था यहाँ पे, ग्लेशियर लेक आउटवर्ड फ्लड हुआ था, जिसकी वजह से तीस्ता रिवर में बाढ़ आ गई थी एंड चुंगथंग डैम बह गया था। पेरेनियल रिवर्स सीजनल बन जाएंगी, यानी कि ग्लेशियर फेड रिवर्स जो है वो रेन फेड सिस्टम की तरह से काम करेंगी, तो मानसून के टाइम में बाढ़ ज्यादा आएगी और बाकी पूरे साल में सूखा पड़ा रहेगा। हाइड्रो पावर क्राइसिस होंगे, ठीक है, डैम्स अपनी प्रॉपर ऑप्टिमल ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों, मैंने आपको क्या बताया कि डैम्स में जब पानी आया, पूरे साल पानी धीरे 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 डैम में पानी आए जा रहा है, तो उससे क्या होता है, हम पूरे साल बिजली बना पाते हैं। लेकिन जब सारा पानी मानसून टाइम में ही आ जाएगा, तो आपको मजबूरी में मानसून टाइम में ही बांध के गेट खोलने पड़ेंगे, वरना बांध टूट जाएगा। गेट खोल दोगे आप, अब जब सूखा पड़ेगा, सूखे टाइम में बांध में पानी आएगा नहीं, वाटर नहीं आएगा सूखे टाइम में, तो फिर बांध को आप बांध से हाइड्रो बिजली कैसे बनाओगे, हाउ विल यू क्रिएट electricity in the time when the river is not supplying water to the dam, right? So optimal operation of dam will not be possible. From dam water comes to cities and to agriculture, right? So agriculture पे फर्क पड़ेगा, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, यूपी, जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए तो ला पाए थे क्योंकि हमें पूरे साल पानी मिलता रहता है, हमने डैम्स बनाए थे, बहुत काम किया था, राइट। लेकिन फायदा क्या होगा अगर वो रिवर्स सीजनल बन जाएंगी तो, राइट। बड़ी सिटीज में फर्क पड़ेगा, और जब सब लोग वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ग्राउंड वाटर ज्यादा स्पीड से नीचे गिरेगा एंड रिचार्ज भी ग्राउंड वाटर का कम हो जाएगा। जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज पूरे साल होता रहता है नदी के द्वारा, वो सिर्फ मानसून में हुआ करेगा। अब जब इंसान इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट है, और इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 50% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से अपनी इनकम कमाते हैं, और एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के लाइवलीहुड पे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, एंड मजबूरी में लोगों को फिर माइग्रेट करना पड़ेगा फ्लड एंड ड्रॉट की वजह से, एंड इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ही होंगे। ठीक, एंड वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, जैसे पंजाब हरियाणा में ऑलरेडी भाखड़ा नंगल डैम को लेके डिस्प्यूट है। ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ऐसे बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमारे कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह हैं वाटर शेयरिंग को लेके। अब फिर हमें उनको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज किस नदी में आने वाले टाइम में कितना पानी कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, उन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड क्या होगा, लर्न मत करो, जो चीज़ें आपने यहाँ पे लिखी उन्हीं को एक बार सोच लो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डेटा दिया कि ये इतनी स्पीड से हमारे ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो सैटेलाइट से सारा डेटा आता है, तो सैटेलाइट से मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर में पानी कम पहुंचेगा तो ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स बनाओ, जो भी पानी आ रहा है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाओ। ठीक है, सिटीज में पानी कम हो जाएगा तो सिटीज में रिसाइकिल करो पानी को। ठीक है, सीवेज वाटर रिसाइकिल करो, जैसे कई सिंगापुर और कई जगहों में होता है कि सीवेज वाटर को इतने अच्छे से रिसाइकिल किया जाता है कि आप उसे आसानी से पी सकते हो पानी को। ठीक है ना, वो बहुत ही प्योर हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब ब्रीफली द रोल ऑफ हिमालयाज इन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी पिछले पॉइंट पे मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स गिनवाए थे, ये सब हिमालयाज का ही तो रोल है ना। हिमालयस की वजह से ही तो ये सारी चीजें हम यूज कर पा रहे हैं। तो आप इसी में से बहुत सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन में रिपीट कर सकते हो। लेकिन पिछले क्वेश्चन का फोकस पानी के ऊपर था। हिमालय सिर्फ हमें पानी नहीं देते हैं, पानी के सिवा और भी बहुत सारी चीजें देते हैं। सबसे पहली चीज पानी से ही शुरू कर लो, ठीक है, कि वाटर रिसोर्सेज ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, और जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी होती है। ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए आ पाया था क्योंकि हमें कंसिस्टेंटली हिमालय से पूरे साल पानी मिलता रहता है। हम दो क्रॉपिंग सीजन होता है ना, खारिफ और राबी, देयर आर टू क्रॉपिंग सीजन, खारिफ एंड राबी, बिकॉज हमें पूरे साल पानी मिलता है। थ्रू आउट द ईयर वी आर एबल टू गेट द वाटर, देयरफॉर वी आर एबल टू ग्रो क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर, अदरवाइज वी विल बी डिपेंडेंट ऑन द रेन ओनली। एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, फार्मिंग होती है हिमालयाज में, बिल्कुल होती है। जैसे आप देखो हिमाचल में, कश्मीर में कितने बड़े बड़े फ्रूट ऑर्किड्स हैं, पूरे देश को उनसे फ्रूट्स मिलते हैं इतनी बढ़िया क्वालिटी के। एंड कश्मीर में सैफरन, दार्जिलिंग में चाय और बहुत सारे स्पाइसेस और एरोमेटिक प्लांट्स हमें हिमालयाज में मिलते हैं। ठीक, स्टेप फार्मिंग होती है। फिर डैम के बारे में सोचो, वो जो पिछले क्वेश्चन में सोची चीजें, ठीक है ना। तो स्टीप ग्रेडियंट है, यानी कि पहाड़ बहुत ज्यादा स्टीप है, तो फिर हम जैसे स्टीप पहाड़ है तो हमने आगे जाके इस तरह से डैम बना दिया। जब डैम बना दिया तो यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा हो गया और इतना बड़ा हाइट का डिफरेंस आ गया, इसलिए हम यहाँ पे पानी यूज कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। तो अगर पहाड़ बहुत ही ऐसे छोटे से होते तो हमें इतना ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट नहीं मिलता बिजली को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे टेहरी डैम जो है वो एक अकेला डैम 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। इट इज द 13th टॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। मिनरल्स रिसोर्सेज भी हैं काफी सारे। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल की माइंस से लाइमस्टोन मिलता है जो कि सीमेंट के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है, और सीमेंट की वजह से ही तो इंडिया में इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हो रहा है, वरना हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाते सीमेंट के लिए, हमें सीमेंट इंपोर्ट करना पड़ता अदरवाइज, राइट। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि जम्मू कश्मीर में लिथियम डिपॉजिट्स पाए गए हैं, राइट। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तो आपने सिर्फ हिमालय वर्ड से ये नहीं सोचना पानी पानी पानी, यार मेंटल पिक्चर बनाओ, सोचो कि हिमालयाज हैं, अच्छा हिमालयाज हैं तो पानी तो आता है ग्लेशियर से, पेड़ पौधे हैं तो मैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज ले सकता हूँ, और यहाँ पे माइनिंग भी होती होगी, जैसे हर जगह माइनिंग होती है, फिर बिजली पैदा होती है, ठीक है, लोग घूमने जाते हैं तो वो भी एक चीज है, और बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो जीव जंतु है तो उसकी उसकी वजह से जो है हम आयुर्वेद वगैरह डेवलप डेवलप कर पाए, ठीक है ना, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स दिमाग में आ जाएंगे। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, हिमालयन सॉफ्टवुड्स लाइक चीरपाइन और दियोदर, ये कारपेंट्री और प्लाईवुड मिल्स में काम आते हैं, राइट। पेड़ों से जो पत्ते गिर जाते हैं, पाइन नीडल्स वगैरह होते हैं, या कई पेड़ों में रेसिन मिलता है हमें, उससे केमिकल्स और पेपर इंडस्ट्री में काफी यूज होता है। बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं जैसे कि ब्रह्मी, कुटकी, शिलाजीत, अश्वगंधा। इनमें से कुछ प्लांट्स हैं जो सिर्फ हिमालयाज में मिलते हैं, सम ऑफ देम आर फाउंड ओनली इन हिमालयाज, सम ऑफ देम आर फाउंड अदर प्लेसेस ऑल्सो, लेकिन हिमालय वाले की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, ठीक है, एंड इनकी ग्लोबल डिमांड है। इनफैक्ट डीआरडीओ ने तो लद्दाख में काफी काम किया है। डीआरडीओ की एक लैब है, हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च लैब, वो रॉडियोला, जिसको संजीवनी भी कहते हैं, जिसकी काफी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, उसको स्पेशली ये लैब वहां पे ग्रो कर रही है। लोग हिमालयस में जाते हैं टूरिज्म के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, क्यों जाते हैं भैया, हिमालयस की ही तो देन है। रिसोर्स डेवलपमेंट, टूरिज्म भी एक रिसोर्स है। आप एक सेकंड के लिए सोचो, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि हिमालयाज में ज्यादा अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस नहीं होते, पिलग्रिमेज, फेमस पिलग्रिमेजेस अगर नहीं होती, तो क्या इतने ज्यादा लोग विजिट करते हैं हिमालयाज? नो, पीपल विल नॉट विजिट हिमालयाज इफ दीज थिंग्स वुड नॉट बी देयर, पीपल वुड बी लिविंग इन देयर सिटीज इटसेल्फ। बट हिमालयाज में ये चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये, इस वजह से ही लोग वहां पे जाते हैं, और क्योंकि लोग वहां पे जाते हैं इसलिए उन एरियाज की फिर डेवलपमेंट होती है, राइट। साइंटिफिक रिसर्च, जैसे कि अभी मैंने आपको प्रीलिम्स में बताया था कि अगर आप सिटी में रह रहे हो, ये दिल्ली है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में फ्लक्चुएशन होती है, लाइट पोल्यूशन होता है, इसलिए हम यहाँ पे सोलर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी नहीं बना सकते हैं। लेकिन पहाड़ के ऊपर अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाओगे तो ऊपर से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है एयर लेयर्स का, वो कम होगा एंड लाइट पोल्यूशन कम होगा, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारी जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं वो हिमालयाज में हैं। जैसे कि रिसेंटली इंडिया के लद्दाख के हैनले में पहला इंडिया का डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है, वहाँ पे लोगों को समझाया गया है किस तरह से आप लाइट पोल्यूशन को कम से कम कर सकते हैं। तो हम ये काम क्यों कर पा रहे हैं? इसीलिए कर पा रहे हैं ना क्योंकि हिमालयाज हैं, राइट। तो हिमालयस का रोल है हमारी साइंटिफिक डेवलपमेंट के अंदर। वही क्वेश्चन था कि हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या रोल है हिमालयाज का।
इसरो ने अपना पहला एनालॉग मिशन शुरू किया है लद्दाख के अंदर। प्रीलिम्स में पढ़ाया था ना कि जैसे मान लो इंसान मून पे जाएगा, मार्स पे जाएगा, वहाँ पे हम लोग रहेंगे, तो फिर वहाँ पे जाकर हम रहेंगे तो वहाँ पे इंसान आइसोलेशन में रहेगा, राइट? तो वहाँ पे टेरेन कैसे होगा, आपने कोई रोवर बनाया है, तो उस रोवर को कैसी ज़मीन मिलेगी, वहाँ पे टायर फंस तो नहीं जाएंगे, आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लद्दाख में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का लैंडस्केप थोड़ा इस तरह से है। तो क्योंकि हिमालयन इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें रिसोर्स डेवलपमेंट कंटिन्यू रखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंटिन्यू रखनी है, तो हमें हिमालयन इकोसिस्टम की केयर भी करनी पड़ेगी। अगर हिमालयस नहीं होते तो इंडिया का विंटर क्लाइमेट कैसा होता? देखो जो हिमालयस है ना यहाँ पे, ये एक बहुत बढ़िया फिजिकल और थर्मल बैरियर है। फिजिकल बैरियर होने के नाते इन्होंने यहाँ से काफी इन्वेजन्स वगैरह रोके, राइट? एंड थर्मल बैरियर होने के नाते यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड एयर होती है जो यहाँ पे नहीं आ पाती है। ठीक है, कोल्ड एयर क्यों होती है यहाँ पे? यहाँ पे नॉर्थ पोल तो है नहीं, और आपको सर नॉर्थ पोल से यहाँ तक तो हवा आएगी नहीं, वो तो पूरी दुनिया में आती है अदरवाइज। एक्चुअली हम यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ पोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो आप मैप में देखो, वर्ल्ड मैप में इंडिया के नॉर्थ में यहाँ पे ये बहुत बड़ा एरिया है जो सी से बहुत ज्यादा दूर है। ये सिर्फ लैंड ही लैंड है। इतना बड़ा जब लैंड है तो यहाँ पे प्योर कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। तो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होगा? एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होता है। एक तो विद इन द डे होता है, और दूसरा विद इन द ईयर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जब सर्दियां होती हैं, व्हेन इट इज विंटर, ड्यूरिंग विंटर द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन goes towards the south. If this is the world map, and here is tropic of Cancer, here is equator, and here will be tropic of Capricorn. During winter time in northern hemisphere, the sun is shining here, so all the layers will come down, right? So in this continental type of, in this continental area, will be, this will become very very cold. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, राइट? तो जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, क्योंकि आईटी सीजन नीचे जा चुका है और यहाँ पे सेंट्रल एशियन रीजन्स में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, तो वो ठंडी हवा नॉर्थ इंडिया की तरफ आ सकती है, लेकिन हिमालयज उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, विंटर विल बिकम ड्रायर। ऑरोग्राफिक रेनफॉल पता है आपको? ये पहाड़ है, दिस इज अ माउंटेन, एंड यहाँ से हवा आ रही थी मॉइस्चर वाली, राइट? पहाड़ की वजह से ऊपर जाती है, तो यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड में ठंड होती है, कोल्ड होती है, तो कोल्ड एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। कोल्ड एयर हैज लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सो द वाटर विल rain down here, right? So same thing happens here in the Himalayas. These are Himalayan ranges. Now from the western disturbances here during winter, especially during January and February, from the Mediterranean Sea, lot of air is coming, moisture rich air is coming, and due to Himalayas the air rises and it sheds its moisture over North India. Therefore usually in the मिड फरवरी में दिल्ली के ऊपर अच्छी खासी बारिश होती है, ठीक है ना? और ये जो विंटर रेन होती है ये बहुत फायदेमंद होती है हमारी राबी क्रॉप्स के लिए, ठीक है ना? तो अगर हिमालयस नहीं होंगे तो यहाँ से जो हवा आ रही है उसको ओरोग्राफिक लिफ्ट नहीं मिलेगा और वो यहाँ पे बरसेगी नहीं। फिर डायोनल टेम्परेचर रेंज विल इंक्रीज जब यहाँ पे हिमालयस ही नहीं होंगे। अच्छा, वैसे सोचो, दिल्ली है, ठीक है? तो दिल्ली में क्या होगा? टेम्परेचर दिन में बहुत हाई होता है, रात को थोड़ा ठंडा हो जाता है, ठीक है? लेकिन जो पहाड़ों में, क्या पहाड़ों में भी ऐसी होता? नहीं, पहाड़ों में रात में टेम्परेचर बेशक ठंडा हो जाता है बट दिन में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, ठीक है ना? तो थोड़ा सा मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब अगर यहाँ पे हिमालयस नहीं होंगे और ये पूरा एरिया भी कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट की तरह से यहाँ पे एकदम प्लेन प्लेन हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट की तरह से ही डायरनल रेंज बढ़ जाएगी। हिमालयस के होने की वजह से इन रीजन्स में जहाँ पे हिमालयस हैं, डायरनल टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट? एंड क्रॉपिंग पैटर्न कैसे चेंज हो जाएगा? अरे ये हिमालयस की वजह से ही तो यहाँ पे सारे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स बने हैं। यहाँ पे एलुवियम लाते हैं ना, एलुवियम सॉइल आता है, नदियाँ सॉइल लाती हैं, बहुत सारा डिपॉजिट करते हैं, पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बने हैं नदियों की वजह से। तो हैड देयर बीन नो हिमालयाज, तो यहाँ पे एलुवियम इतना फर्टाइल सॉइल बनता ही नहीं। तो विंटर तो क्या, आप समर में भी यहाँ पे खेती कर ही नहीं सकते थे, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट नहीं होंगे, बट मैं आपको इतने बढ़िया अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहा हूँ आपने कैसे सोचना है क्रोनोलॉजिकली चीज़ों को। इस तरह से सोचोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे एग्जाम में लिखने के लिए।